हेलो डियर स्टूडेंट। मैं हूं तुकेश कुमार वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी व्यापम एस्पिरेंट का ये यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको मैं पहले ही वीडियो में बताया था कि आज से जो है हम छत्तीसगढ़ का भूगोल जो है कंप्लीट करेंगे। और छत्तीसगढ़ का भूगोल जो है हम डॉक्टर एल एन वर्मा की किताब से जो है पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो बुक है छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी का बुक है। और अगर आप जो इस बुक से पढ़ते हैं तो दावा आपत्ति भी आप लगा सकते हैं इस बुक से, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी का बुक है, प्रमाणित बुक है। ठीक है, और लगातार क्वेश्चन जो है अगर आप देखे होंगे तो यहीं से पूछा जाता है। बाकी जितने भी राइटर हैं, आप लोकल राइटर का जो बुक पढ़ते हैं वो सब इन्हीं से कॉपी किए हुए हैं, लेकिन हर चीज़ को नहीं लिखे हैं इसमें का। और अभी भी इस बुक में ऐसे बहुत सारे फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, खासकर पीएससी में। व्यापम तो क्वेश्चन रिपीट कर देता है ना, बहुत हद तक रिपीट करता है। लेकिन पीएससी जो है आप देखेंगे उनका ट्रेंड बहुत अलग रहता है, वो जो है नया नया क्वेश्चन लेके आता है। और ऐसा क्वेश्चन लेके आता है जिसको आप पढ़े नहीं रहते। तो उन्हीं सब फैक्ट को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं और आप लोकल पब्लिशर का जो बुक है उसको भी पढ़ लेते हैं, तो दोनों को मिलाकर अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल मैं समझता हूँ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कहीं कुछ छूटने की संभावना नहीं रहेगा। पूरा निचोड़ रहेगा इस बुक में, है ना। इस जो सीरीज़ है मेरा अभी जो चालू किया हूं मैं छत्तीसगढ़ का भूगोल, इस सीरीज़ में आपको पूरा निचोड़ मिलेगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए आज से क्लास शुरुआत करते हैं। इसमें हम केवल उन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो समय के साथ अपडेट नहीं होता है ना। जो फैक्ट है जो हमेशा रहेगा, स्टैटिक जो पोर्शन रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि जो डेटा वाला पोर्शन रहेगा, जैसे एनर्जी हो गया, कृषि हो गया, है ना, एग्री और आपका जो खनिज हो गया, ये जो है समय के साथ हर साल बदलता है इसका डेटा, है ना। तो उसको इकोनॉमिक सर्विस के माध्यम से हम जो है कंप्लीट करेंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख भी सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का लगभग 7 से 8 वीडियो डला हुआ है। उसका कुछ टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। बट मैं समझता हूँ जितना टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ इकोनॉमिक सर्विस का, सर्वे का, वो जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें कंप्लीट हो गया है। कुछ चैप्टर बचा है जिसको हम करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में जो शुरू का जो समरी जो रहता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अपन जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल की बात करते हैं और आते हैं टॉपिक पे। इसमें जो अध्याय है उसी अध्याय के अनुसार हम बात करेंगे। एल एन वर्मा की किताब में जो भी अध्याय लिखा हुआ है, अध्याय वाइज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज अध्याय 1 और अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज का क्लास है, पहला अध्याय है सामान्य अध्ययन। ठीक है, पहला है आपका सामान्य परिचय, सामान्य अध्ययन, सामान्य परिचय हम बोल सकते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ का उस बेसिक्स के चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कब हुआ है। आप जानते हैं 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। आप इसको इतिहास से ही पढ़ते हैं। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार 1746 से 24 डिग्री 5 मिनट, और देशांतरी विस्तार 80 डिग्री से 15 मिनट से पूर्व से तो 84 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब इसको समझा देता हूँ, अक्षांश उत्तर और पूर्व क्यों बोलते हैं इसको, उत्तर और पूर्व क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नए रहते हैं उनको समझ नहीं आता है। देखो, अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखो ये ग्लोब है, ठीक है, पृथ्वी है, तो दो भागों में अपन बांट दिया ऐसे, दिख रहा है। अब इक्वेटर लाइन है ये, भूमध्य रेखा, तो इधर कहलाएगा नॉर्थ, इधर क्या कहलाएगा, नॉर्थ कहलाएगा। इधर क्या कहलाएगा, साउथ। अब इतना तो आपको समझ आता है, दो भाग में बांटेंगे तो एक उत्तर और दक्षिण कहलाएगा। उसके बाद देखो यहाँ देशांतर रेखा ऐसे, तो इसको 20 से ऐसे बांटते हैं। ठीक है, तो अब इस साइड क्या कहलाएगा, देखो इस लाइन को आप ध्यान देना है, ये वाला लाइन को ध्यान देंगे तो इसके इस साइड कहलाएगा आपका पश्चिम, है ना। इस ये क्या कहलाएगा आपका पश्चिम कहलाएगा। इधर ध्यान देखिए, कहलाएगा पश्चिम। तो भी लिख देता हूँ उत्तर, ताकि आपको समझ आ जाए। उत्तर ये हो जाएगा दक्षिण रेखा के अकॉर्डिंग। देखो, तो इस रेखा के अकॉर्डिंग ये क्या होगा पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगा पूर्व, ये क्या हो जाएगा पूर्व। ठीक है, और देखो इस रेखा के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इधर ऊपर वाला क्या है, उत्तर है, और इधर क्या है, दक्षिण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करता हूँ तब उत्तर और दक्षिण में बढ़ता है, जब वर्टिकल लाइन की बात करता हूँ पूर्व और पश्चिम में बढ़ता है। तो इस वाला देखिए, देखो ये है उत्तर और ये है पूर्व, ये उत्तर और पूर्व। ठीक है, तो हमारा भारत कहाँ स्थित है, उत्तर और पूर्व में।
पृथ्वी का या ग्लोब का बोल सकते हैं उत्तर पूर्व में हमारा, देखो ये भारत जो देश है हमारा, जो भारत जो देश है वो उत्तर पूर्व में बटा हुआ है, समझ आए, उत्तर पूर्व में। देखो थोड़ा सा मैं इसको जूम करके और दिखा दूँ आपको इस पोर्शन को। अभी उत्तर पूर्व में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसी भारत में हमारा छत्तीसगढ़, इसी भारत में क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ है ना भाई। तो हमारा छत्तीसगढ़ में भी अब जो भी रेखा गुजरेगा, देखो अगर हम बात करें ऐसा हॉरिजेंटल लाइन जब गुजरेगा तो उत्तर वाला हॉरिजेंटल लाइन होगा, और जब वर्टिकल लाइन ऐसे गुजरेगा तो वो पूर्व वाला वर्टिकल लाइन होगा, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसी को देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। ऊपर से नीचे आता है देशांतर। और अक्षांश कैसे जाएगा? ये हॉरिजेंटल जाएगा। कैसे जाएगा? हॉरिजेंटल। इसीलिए अक्षांश रेखा जब भी लिखा जाता है तो उत्तर लिखा जाता है, और देशांतर रेखा को जब लिखा जाता है तो पूर्व लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पूर्व लिखा जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम देखो अब बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। तो इसी में और देखो तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। हाँ, अब देखो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ देखो यहाँ से देखेंगे ये 16 है, 16 के बाद होगा 17, ऐसे कैसे जाएगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसा देखो करवा में दिखा है ये, और ये है 24 डिग्री। तो देखो 17 डिग्री 40 मिनट, यहाँ देखो ये 17 डिग्री, आप केवल 17 को याद रखो फिलहाल। तो ये 17 वाला लाइन है और ये 24 वाला लाइन। उसी प्रकार देखो ये 80 वाला लाइन को अगर देखेंगे ना ठीक से, तो यहाँ से 80 से अगर मैं खींचूँ ऐसे सीधा, अगर मैं बनाऊँ तिरछा थोड़ा सा देखूँ, तो ये ऐसे आएगा। और ये 84 से बनाऊँ मैं तो ये आएगा ऐसे, इसी प्रकार देखो 80 और 84, ठीक है। तो अगर बात करें तो 80 से 84 के बीच में देशांतरी रेखा है, ठीक है। और अक्षांशीय रेखा की बात करें तो 17 से लेके 24 तक, कितना, यहाँ 17 से लेके 24, ठीक है। तो इसको बात करें तो 80 से लेके 84, देशांतरी में बात करें तो 80 से 84 के बीच में है छत्तीसगढ़, और अक्षांशीय में बात करें तो 17 से 24, ठीक है। अब यहाँ एक फैक्ट और आपको बताना है, अगर यहाँ देखेंगे तो कितना है, 60 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री। और यहाँ देखेंगे तो कितने का अंतर है? 4 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? तो मुझे ये बताओ आप कि 60 डिग्री ज़्यादा है, मतलब अक्षांशीय विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है, ज़्यादा है। किसके तुलना में? देशांतरी विस्तार की तुलना में। कहने का मतलब है तो हमारा जो लंबाई होगा ना वो ज़्यादा होगा, लंबाई होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लंबाई कितना है? 700 से 800 किलोमीटर, ठीक है। और देखो चौड़ाई क्या होगा, कम होगा, कितना है? 435 है, लगभग 450 आप मान सकते हैं, 435, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है देशांतरी विस्तार की तुलना में क्या है, अधिक है। या बोल सकते हैं अक्षांशीय विस्तार की तुलना में देशांतरी विस्तार जो है कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो 17 से 24 के बीच याद रखेंगे, 80 से 84 याद रखेंगे, ठीक है। हम इसको एक एक डाटा जो है देखते हैं। देखो 1746 से लेके 24 डिग्री 5 24.5 तक, और 80 15 से लेके 84 25 तक। अब उत्तर और पूर्व क्यों लिखा है आपको मालूम हो गया होगा, क्योंकि उत्तर और पूर्व में हमारा भारत स्थित है, भारत के अंदर छत्तीसगढ़ है, इसीलिए उत्तर पूर्व लिखा जाता है। अब क्षेत्र की बात करें तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर हमारा छत्तीसगढ़ का जो है क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये जो क्षेत्रफल है ना, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसका अगर आप जो है 4.14% अगर आप निकालते हैं, प्रतिशत अगर आप निकालते हैं ना, 32,87,263 का 4.14% अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। इसीलिए कहा जाता है जो हमारा छत्तीसगढ़ है भारत का कितना है, 4 भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 4.14%, ठीक है। उसी प्रकार जितना भी जनसंख्या है भारत का जितना भी 121 करोड़ जनसंख्या है, तो उसी 121 करोड़ का ना, 121 करोड़ है, अब इसी 121 करोड़ को 2 गुना कर देंगे, है ना, 2% मतलब 2 गुना। अब तो कितना हो जाएगा? 2 4 2 इस प्रकार हो जाएगा। हम जानते हैं तो हमारा छत्तीसगढ़ का जनसंख्या कितना है? 2,55,45,000, है ना। अप्रॉक्स देखो यहाँ 2 दिख रहा है, 40 है यहाँ
55 है, तो थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है, क्योंकि हम दशमलव को नहीं लिखे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि जो भारत का जनसंख्या है उसका लगभग 2%, 2.02% छत्तीसगढ़ में रहती है ना। भारत में जितनी भी जनसंख्या है उसका 2% जो है छत्तीसगढ़ में निवास करती है, ठीक है। और हमारे छत्तीसगढ़ में ना कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे गरियाबंद जो जिला है, ठीक है, वो गरियाबंद जिला का जो देवभोग है ना, वहाँ हीरा मिलता है, ठीक है। ये तो आप पढ़े होंगे, पायली खन, कोदोमाली, ये सब है ना। वो अपन खनिज वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक जगह का नाम ही पढ़ेंगे, तो इसको याद रखेंगे। जो फैक्ट लिखा हुआ है पहला अध्याय में उसको मैं आपको बता दिया, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हाईलाइट करके लिखा गया है। याद रखें, गरियाबंद के देवभोग जिले में हीरे का भंडार, ये बात जानते हैं। आपको बताया था कि उत्तर से दक्षिण जो लंबाई वो 700 से 800 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम 435, ठीक है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ 60 डिग्री का अंतर है, आपको मालूम है, यहाँ 4 डिग्री का अंतर है, याद रख सकते हैं। देखो 60 डिग्री से ऐसा भी याद रख सकते हैं 700 किलोमीटर, 4 डिग्री से याद रख सकते हैं 435, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। या हम बोल सकते हैं उत्तर से, देखो जिसको बोलते हैं अक्षांशी, तो अक्षांशी विस्तार क्या है? अक्षांश जो रेखा है वो ज़्यादा है इसके तुलना में देशांतर रेखा की तुलना में, इसकी तुलना में देशांतर रेखा की तुलना में, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो बता दिया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं जो है 7 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 7 राज्यों से। देखो अब यहाँ उत्तर में देखो, उत्तर प्रदेश, ये दिख रहा होगा उत्तर में आपको, उत्तर में है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर इसको मैं बांट दूं इस प्रकार से, 4 भागों में से मैं बांटूं, देखो तो ये हो जाएगा नॉर्थ एरिया, जाएगा नॉर्थ, ये वाला हो जाएगा साउथ एरिया, साउथ एरिया, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब, समझ गए। और ये वाला एरिया जो हो जाएगा ना, ये वाला एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट NE, ये वाला हो जाएगा ना आपका साउथ ईस्ट, तो ये हो जाएगा ऐसे। ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा आपका WS, है ना, वेस्ट साउथ, ये वाला हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। टोटल 8 जो दिशाएं होती है। अब देखो उत्तर में आपका, देखो एकदम उत्तर में बसा हुआ है उत्तर प्रदेश। अब इस वाली लाइन में जाएगा तो उत्तर पूर्व में आपका दिख रहा है झारखंड, देखिए यहाँ झारखंड दिख रहा है, ठीक है। अब पूर्व में बात करें तो पूर्व में है उड़ीसा, क्या है? उड़ीसा। और ये साउथ में है आपका आंध्र प्रदेश, साउथ में क्या है? आंध्र प्रदेश है। तो इधर देखो साउथ वेस्ट, दक्षिण पूर्व में है आपका तेलंगाना, दक्षिण पूर्व में है तेलंगाना, और पूर्व में है महाराष्ट्र, पूर्व में क्या है? महाराष्ट्र। तो ऐसे करेंगे, पूर्व में है महाराष्ट्र। और उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में है आपका मध्य प्रदेश, क्या है? मध्य प्रदेश। देखो उत्तर में है उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में है झारखंड, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ दक्षिण पश्चिम है, इसको याद रखना, इसको दक्षिण पश्चिम ना, दक्षिण पूर्व बोल दिया था, ये दक्षिण पश्चिम है। तो उत्तर पूर्व में है झारखंड, पूर्व में है उड़ीसा, दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम है तेलंगाना, ठीक है। पश्चिम में महाराष्ट्र है, पश्चिम में क्या है? महाराष्ट्र है। और उत्तर पश्चिम में है मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो सबसे उत्तर में देखो उत्तर प्रदेश है, उत्तर पूर्व में देखो आपका झारखंड लिखा हुआ है, ठीक है। और पूर्व में लिखा हुआ है उड़ीसा, और दक्षिण में लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, दिख रहा होगा। ये बॉर्डर देखो, ये आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, सुकमा जिला कोंटा, यहाँ से दिख रहा होगा बॉर्डर आपको, तो बहुत अच्छे से आप देखिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। और इधर अगर हम बात करें, देखो इधर है आपका तेलंगाना, आपको तेलंगाना नजर आ रहा होगा। और ये है आपका महाराष्ट्र, ये पूर्व, ये है पश्चिम में महाराष्ट्र। और उत्तर पश्चिम में, है ना, उत्तर पश्चिम में आपको देखेंगे ये है मध्य प्रदेश। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो तो ये लिखा हुआ है 7 राज्यों से लगा हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा बनाती है ना वो उड़ीसा के साथ, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा है किसके साथ बनता है? उड़ीसा के साथ बनता है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा है वो उड़ीसा के साथ बनता है, ध्यान रखेंगे, है ना। सबसे ज़्यादा उड़ीसा के साथ सीमा रेखा बनता है, उड़ीसा के साथ सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा।
ठीक है। सबसे कम जो सीमा रेखा है ना वो बनता है आपका आंध्र प्रदेश के साथ, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम जो है आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। ठीक है, और मध्य प्रदेश को भी याद रखेंगे। देखो ये मध्य प्रदेश को भी याद रखेंगे क्योंकि इससे हमारा राज्य जो है अलग हुआ है। लगभग मध्य प्रदेश का 30.47% जो भाग है उसको अलग करके, मध्य प्रदेश का 30.47 भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ का नामकरण देखते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को है ना, मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, ठीक है, ऐसा एमपी है, इस प्रकार से एमपी बना हुआ है। मैं बना देता हूँ इस प्रकार से एमपी, एमपी। ठीक है, और इसी में था हमारा छत्तीसगढ़, इस प्रकार से ऐसे छत्तीसगढ़ एमपी। तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो इसका 30 दशमलव, मध्य प्रदेश का 30.47% को जब अलग किए हैं तो क्या बना छत्तीसगढ़। तो देखो अगर हम बात करें दिशा की, ये हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, तो देखो हमारा छत्तीसगढ़ देखो किधर है, साउथ और ईस्ट में, तो दक्षिण और पूर्व में, दक्षिण पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग को क्या है, छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। तो दक्षिण पूर्वी भाग को छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। अब छत्तीसगढ़ के नामकरण का अलग अलग आपको प्रमाण देखने को मिलेगा, है ना। जो अलग अलग राइटर है वो अपनी बातों को अलग अलग तरीके से बताया कि छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो जानते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार, जो रामायण है ना, रामायण जो पुस्तक है, रामायण आप पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रंथ है, तो रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार उत्तर कोसल एवं दक्षिण कोसल का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। उत्तर कोसल की स्थिति कहाँ बताया गया है, अयोध्या जो सरयू नदी के तट पर मानते हैं। ठीक है, और दक्षिण कोसल जो विंध्याचल पर्वत है के दक्षिणी भाग को मानते हैं, मतलब हमारे छत्तीसगढ़। राजा दशरथ की रानी कौशल्या दक्षिण कोसल की राजकुमारी थी। आप जनश्रुति सुने भी होंगे और जानते भी हैं। ठीक है, रामायण के अनुसार कि जो माता कौशल्या है उनका विवाह किसके साथ हुआ था, राजा दशरथ के साथ। और माता कौशल्या जो है केवल एक ही थी, इसका कोई भाई नहीं था। इसी कारण जो दक्षिण कोसल जो साम्राज्य है वो उत्तर कोसल के जो राजा है, ठीक है, राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। ठीक है, इस बात को आप पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में, जब पढ़ते हैं तो नामकरण में भी ये सब चीज को पढ़ते हैं। तो कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर आप जानते भी हैं कि छत्तीसगढ़ में ही है ना, जो चंदपुरी में है। ठीक, तो इसको भी आप जानते हैं। तो याद रखेंगे कि दक्षिण कोसल और उत्तर कोसल के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ को जाना जाता था, किसमें, रामायण में। ठीक है, इसी प्रकार जो कालिदास के रघुवंशम है उसमें कोसल और उत्तर कोसल का वर्णन मिलता है। ध्यान रखें किसका किसका, कोसल और उत्तर कोसल, यहाँ दक्षिण कोसल नहीं लिखा, कोसल और उत्तर कोसल लिखा है। ठीक है, अवध को उत्तर कोसल कहा जाता था, अवध को उत्तर कोसल कहा जाता था, और छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। क्या कोसल और दक्षिण कोसल की बात की जा रही है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को कोसल के नाम से जाना जाता था। राय बहादुर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र को प्राचीन समय में चेदीसगढ़ के नाम से पुकारते थे। क्यों चेदीसगढ़ कहते थे, क्योंकि यहाँ चेदी वंशीय राजाओं का शासन हुआ करता था, और राजाओं का शासन होने के कारण जो चेदी वंशीय शासक थे उनका यहाँ शासन चल रहा था, तो उन्हीं के वंश के नाम पे इसको चेदी वंशी या चेदीसगढ़ कहा जाने लगा। और बाद में ये धीरे 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 बोलचाल की भाषा में परिवर्तन होते होते ये क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसा कहा गया है। ठीक है, इस क्षेत्र में कुल 36 किले थे या 36 गढ़ थे, याद रखेंगे कितने गढ़ थे, 36 गढ़ थे। इन्हीं गढ़ों के नाम पर, इन्हीं किलों के नाम पर इसे छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अब जिस्म का 1868 का जो रायपुर का जो गेजेटियर है उसमें आप देखेंगे तो 18 गढ़ों में इसको बांटा गया है। ठीक है, टोटल 36 किले हैं, 36 गढ़ हैं। तो रायपुर जिले की गजेटियर के अनुसार कलचुरी शासनकाल में 18 किले शिवनाथ नदी के दक्षिण में अर्थात रायपुर जिला के अंतर्गत थे, और 18 किले जो है शिवनाथ नदी के उत्तर में अर्थात रतनपुर राज्य में स्थित थे। तो 18 किला आपको रतनपुर में देखने को मिलेगा, रतनपुर क्षेत्र में,
और 18 किला जो है रायपुर क्षेत्र में देखने को मिले। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक विकास अगर हम बात करें तो देखो अभी जो बात बताया उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दी हूँ। वाल्मीकि रामायण में उत्तर कोसल दक्षिण कोसल कहा जाता था। राय बहादुर हीरालाल ने जो है छत्तीसगढ़ के नाम से इसको बताया और छत्तीसगढ़ फिर छत्तीसगढ़ बना। क्यों छत्तीसगढ़ कहा जाता था? चेदीवंशी राजाओं का शासन था। कालिदास के रघुवंशम के अनुसार से कोसल और उत्तर कोसल बताया गया है। कोसल को ही दक्षिण कोसल के नाम से जानते हैं। ठीक है, रायपुर जिले का गजेटियर 1868 के अनुसार जो चिस्म ने प्रस्तुत किया था उसके अनुसार 18 किले दक्षिण में मतलब रायपुर में, 18 किले उत्तर में अर्थात रतनपुर जो क्षेत्र है वहां स्थित था। ठीक है, चलिए अब रतनपुर राज्य में शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 किले। ठीक है, शिवनाथ नदी को जो है बॉर्डर लाइन माना गया, उसके उत्तर और दक्षिण में विभाजित किया। तो उत्तर में है रतनपुर और दक्षिण में है आपका रायपुर। तो देखो यहाँ मैं जूम करके आपको दिखा दूं तो मैप में आप अच्छे से देख पाएंगे कि जो गढ़ है ना, जो किला है। अब देखो इधर पेंड्रागढ़ रतनपुर वाले क्षेत्र में देखना, इधर पेंड्रागढ़, केंदागढ़ है ना, रतनपुर, ओखड़गढ़, कोटगढ़, मदलपुर, खरौद, सोड़ीगढ़, छुरी कोसगई है ना, पोड़ी उपरोरा, मातीन, पंडरभट्टा, सिंघनगढ़, नवागढ़, माड़ोगढ़ और ये है करकट्टी। ठीक है, और ये सिंघनगढ़। ठीक है, ये सिंघनगढ़ को यहाँ लिखा गया है, इसको सिंगारगढ़ भी कहते हैं। और इधर दक्षिण में देखेंगे तो सिरसागढ़ है ना, या इसी को सिरसागढ़, सारतागढ़, सिमगा, लवन, सिरपुर, मुहंदी, अमूरा, खल्लारी, सुरमार, राजिम, फिंगेश्वर, अक्कलवाड़ा, टेंगनागढ़, पाटनगढ़, दुर्गगढ़ और सिंगारगढ़। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको जानते हैं। ठीक, देखो तो आपको दिख रहा होगा ये रतनपुर का, ये रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरौद, कोटगढ़, नवागढ़, सोड़ी, ओखर, पंडरभट्टा, करकट्टी, केंद्री, उपरोड़ा, हातिम, केंदा, लाफा, कोसगई, मदनपुर, सिमरिया। अब देखो इसको याद है क्या रखना है, कैसे याद रख सकते हैं अब इसको 18गढ़ को। रतनपुर आप पढ़े भी होंगे बहुत अच्छे से, तो रतनपुर तो आपको याद हो जाएगा। रतनपुर के बाद रतनपुर में जो शासक हुआ करते थे वो विजय पाए हुए थे, तभी तो रतनपुर को जीते थे, तो विजयपुर याद रखेंगे। खरौद का नाम भी आप सुने हैं, किसान देव खरौद। ठीक है, कोसगई का नाम आप सुने हैं, कहाँ सुने हैं? तो भारेंद्र शाह ने अपना राजधानी बनाया था छुरी कोसगई को। लाफागढ़ चैतुरगढ़ के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप जानते हैं रतनपुर वाले क्षेत्र में, कोरबा एरिया में। उपरोड़ा, पौड़ी उपरोड़ा भी अच्छे से आप जानते हैं, तहसील। ठीक है, तो इतना नाम तो आपको याद हो जाएगा। उसके अलावा अब देखो कोटगढ़, नवागढ़, दो गढ़ से याद रखेंगे, कोटगढ़, नवागढ़। उसके बाद सोठी, ओखर, इसको ओखड़गढ़ के नाम से याद रखेंगे। कोटगढ़, नवागढ़, ओखरगढ़ है ना, कोटगढ़, नवागढ़, ओखरगढ़। सोठी, पंडरभट्टा, पंडरभट्टा, केंद्री, करकट्टी, केंद्री करकट्टी का से केंदा, केंदा, केंद्री, करकट्टी, केंदा, केंद्री, करकट्टी। तीन नाम ऐसे हैं जो आपको मिलता जुलता मिलेगा, केंदा, केंद्री, करकट्टी। ठीक है, उसके बाद भातिन, सिमरिया, भातिन, सिमरिया, मदनपुर। इस प्रकार से आप एक से दो बार पढ़ेंगे, ट्रिक बना के आप याद करेंगे ना, तो ट्रिक अगर भूलते हैं तो पूरा भूल जाएंगे, लेकिन आप उसको अच्छे से याद रखते हैं, ऐसे बार बार पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रतनपुर राज्य में शिवनाथ नदी के उत्तर में 18गढ़, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18गढ़। तो रायपुर, पाटन, सिंगा, सिंगारपुर, लवन, अमोरा, अमीरा, दोनों नाम से मिलेगा आपको, अमोरा और अमीरा नाम से। ठीक है, कहीं कहीं अमोरा लिखा है, कहीं कहीं अमीरा। दुर्ग, साडा, सिरसा, मोहदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंगारगढ़। ठीक है, सिंगारपुर, सिंगारगढ़ और सुवरमाड़, टेंगनागढ़, अकलबाड़। तो ये कुछ 18गढ़ है आपके रतनपुर जो शिवनाथ नदी के उत्तर में। ये मतलब ये रायपुर वाला ही रतनपुर लिखा है, रायपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, रायपुर, पाटन, सिमगा ध्यान रखेंगे। तो 18गढ़ जो दक्षिण में है, 18गढ़ जो उत्तर में है, तो यहाँ उत्तर में ही लिखा है, ये गलत लिखा है, ये दक्षिण का है। ठीक है, रायपुर वाला एरिया है। तो रायपुर, पाटन, सिमगा, आपको ये नाम तो एकदम याद हो गया। ठीक है, क्योंकि बहुत हद तक आप पढ़े हैं। रायपुर, पाटन, सिमगा, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, इतना तो पढ़े हैं। सिरपुर, राजिम, फिंगेश्वर, खल्लारी,
ये 4 नाम ऐसे याद हो सकता है, ठीक है। अब ये दुर्ग भी याद हो जाएगा, आप जानते हैं। लवन भी आप पढ़े हुए हैं, सिंगारपुर आसपास भाटापारा सिंगारपुर, आप इसको भी लगभग पढ़े हुए हैं। साडा, सिरसा, अकलबाड़ा, टेंगनागढ़, सुवरमार और सिंगारगढ़, ठीक है, आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो टोटल ये 18 गढ़ और है इधर, ठीक है। अब कोशिश करिए इसको मैप से पढ़ेंगे, ये मैप मैं बनाया हूँ, इस मैप के अनुसार आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैप से ही पढ़ना ज़्यादा उचित है इसको, 18 जो गढ़ है, ठीक। चलिए, अब इसमें जो फैक्ट आपको याद रखना है, रतनपुर राज्य 2 भागों में बटा था, है ना, एक उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़, और दक्षिण में 18 गढ़, उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़। इस 18 गढ़ में याद रखेंगे कुल गांव कितने हुआ करते थे उस समय, तो 5722 गांव याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5722 गांव हुआ करते थे, जिसमें रतनपुर वाले क्षेत्र में 3586 गांव, और जो रायपुर राज्य जो क्षेत्र थे वो 2136 गांव। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये जो है बुक में लिखा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब रामायण और महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कोसल के नाम से जाना जाता था, कोसल प्रदेश कहते थे, कोसल के नाम से जाना जाता था। महानदी बेसिन के रायपुर जिले का आरंग मंदिरों का शहर कहलाता है, आप जानते हैं, ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। खैरागढ़ का जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, एशिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है अपने तरह का, है ना, अलग पहचान है, तो इसको भी याद रखेंगे। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, ठीक है। जसपुर जिले का लुड़ेई टमाटर की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, टमाटर की नगरी कौन कहलाता है, तो लुड़ेई। जसपुर का लोरो घाटी फूलो घाटी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ हो जाएगा आपको कंफ्यूजन, क्यों होगा, क्योंकि बस्तर का जो विंटा घाटी है ना, उसको भी फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं, जो केसकाल घाटी है ना, उसको भी फूलों की घाटी के नाम से आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग बुक है, अलग अलग बातें कही गई है। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। जसपुर बस्तर एक साथ दिया हुआ, तो जसपुर को हम मान के चलेंगे, क्योंकि ये जो है एल एन वर्मा जी की किताब में लिखा हुआ है, इसलिए जसपुर को आप मान के चलेंगे। अगर ऑप्शन में केवल बस्तर है और 3 ऐसे एरिया का नाम लिखा है ना, जसपुर बस्तर को छोड़कर, और अन्य जो एरिया का नाम लिखा है, तब आप जो है या तो जसपुर को चुनेंगे या तो बस्तर को, ठीक है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जसपुर और बस्तर एक साथ नहीं होगा, अगर दोनों एक साथ हैं तो जसपुर इसका जो है प्रमाणित होगा, क्योंकि जसपुर का जो लोरो घाटी है उसको फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं, है ना। अगर डायरेक्ट आपको पूछ दिया लोरो घाटी को किस नाम से जानते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या विद्या घाटी को किस नाम से जानते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, या केसकल घाटी को और किस नाम से जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केसकल घाटी को भी फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब याद रखेंगे केसकल घाटी में 12 खतरनाक मोड़ है, खैर आप देखे भी होंगे, गए होंगे तो, और इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। बस्तर का दशहरा उत्सव विश्व में सबसे अधिक दिनों चलने वाला उत्सव होता है। आप जानते हैं कि जो बस्तर दशहरा होता है सामान्यतः 75 दिनों का होता है, कितना दिनों का होता है, 75 दिनों का होता है, और ये जो है सावन की अमावस्या से प्रारंभ होता है। कब होता है, सावन की अमावस्या से प्रारंभ होता है, और नवरात्रि जिस दिन लगता है, नवरात्रि जिस दिन चालू होता है सभी जगह, उस दिन यहाँ जोगी बिठाई का कार्यक्रम होता है ना, जोगी बिठाई का कार्यक्रम होता है। उसमें जोगी बिठाई कहीं कहीं आपको कलश स्थापना मिलेगा, और कहीं कहीं जो है वहाँ जो पुजारी की स्थापना है वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जोगी बिठाई का मतलब होता है कि जो पुजारी है उसको उस स्थान पर बैठाना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बस्तर दशहरा का उत्सव प्रारंभ होता है सावन अमावस्या को, और ये ओहाड़ी तक चलता है। कहाँ तक चलता है, ओहाड़ी तक, कहने का मतलब भीतर रहनी बाहर रहनी। उसके बाद देवी का जो विदाई होता है ना, उसको ओहाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो टोटल 75 दिनों तक ये चलता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जोगी बिठाई का कार्यक्रम होता है, इसमें प्रमुख जो रस्म है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अपन बस्तर दशहरा के बारे में अलग से टॉपिक में चर्चा करेंगे बहुत डिटेल, क्योंकि अभी नवरात्रि आने वाला है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे बस्तर का घोटुल। घोटुल आप जानते हैं, मुड़ियन देरघोटल विरियल एलिमेंट का किताब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है घोटुल आपके लिए, क्योंकि अभी अगर आप केबीसी देखे होंगे तो केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि घोटुल की जो पुरुष हैं महिलाओं को क्या गिफ्ट देते हैं, है ना, एक उपहार देते हैं, तो उपहार स्वरूप क्या भेंट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे घोटुल में ना, घोटुल का तो थोड़ा सा इसमें आप बता दूं आपको, घोटुल के जो सदस्य होते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं, चेलिक, लड़के लोग को जो है चेलिक के नाम से जाना जाता है, और जो लड़कियां होती है उसको
मोटियारिन के नाम से जानते हैं। लिख देता हूँ मैं, किस नाम से जानते हैं। घोटुल के बारे में थोड़ा सा यहाँ मैं बता दूं ताकि आप याद रख सके इसको। घोटुल लड़के को चेलिक के नाम से जानते हैं, और जो लड़कियां उसको मोटियारिन के नाम से, मोटियारी, मोटियारी लिख देता हूँ, मोटियारी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब जो इसके पुरुष प्रधान होते हैं, जो पुरुषों में जो प्रधान होते हैं, जो विवाहित होता है, ये लोग तो जो है अविवाहित होते हैं, केवल अविवाहित जो है घोटुल में जाते हैं, अविवाहित जो है घोटुल में जाते हैं। लेकिन इसके जो प्रधान होते हैं ना वो विवाहित होते हैं। तो प्रधान जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, याद रखेंगे सरदार। जो पुरुषों का प्रधान है वो सरदार कहलाता है, क्या कहलाता है, सरदार। और जो लड़कियों का जो प्रधान होते हैं उसको बोलते हैं हम पेलोसा, क्या बोलते हैं, पेलोसा। इसका प्रधान जो है, इन लोग जो है शिक्षा देते हैं। ठीक है। इसके अलावा वहाँ और जो है सदस्य होते हैं, एक होता है आपका, याद रखेंगे, चारिया, एक होता है चारिया। ठीक है। चारिया कौन होता है, तो ये सफाई कर्मचारी होते हैं वहाँ के। ठीक है। इसके अलावा होता है मुसावन, ध्यान रखेंगे, कौन होता है, मुसावन, जो साज सज्जा का काम करते हैं, एक होते हैं मुसावन और एक होते हैं सिपाही। इनका रोल याद रखेंगे, सिपाही, सिपाही जो है पहरेदारी करता है। इतना नाम तो आपको याद रखना है घोटुल में। ठीक है। चारिया का काम क्या है, साफ सफाई करना, मुसावन का काम है साज सज्जा करना, सिपाही का काम है पहरेदारी करना। ठीक है। इसके अलावा और होते हैं, दीवान होते हैं, कोटवार होते हैं, जमादार होता है, चाल है ना, वैद होते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है चारिया, मुसावन और सिपाही। अब क्या होता है कि यहाँ जो लड़के होते हैं ना, इनको सामाजिक शिक्षा दी जाती है। सामाजिक शिक्षा कहने के मतलब विवाह के पश्चात है ना, कैसे जीवन यापन करना है। ठीक है। साथ ही कैसे कार्य वगैरह करना है, कैसे गृहस्थी चलाना है, इसके बारे में शिक्षा दी जाती है। तो क्या होता है कि जो लड़के होते हैं ना, जो चेलिक होते हैं और लड़कियां होते हैं, अब यहाँ रहते हैं एक साथ काम वाम करते हैं तो प्रेम प्रसंग हो जाता है। तो क्या होता है कि जो लड़के होते हैं ना, अपने हाथों से स्वयं क्या बनाते हैं, एक कंघी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंघी। और उस कंघी को लड़की को देते हैं, है ना, जो इस लड़की को पसंद करता है उसको याकू दे देता है। अगर वो लड़की उस कंघी को अपने बालों में लगाकर दूसरे दिन अगर निकलती है ना, तो लड़का समझ जाता है कि वो उसका प्रेम जो है उसको स्वीकार कर लिया। अगर नहीं लगाती तो ये समझा जाता है कि प्रेम जो है अस्वीकार किया गया है। ठीक है। तो याद रखेंगे, अभी केबीसी में पूछा गया था, तो उपहार स्वरूप कंघी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कंघी दिया जाता है, जो लकड़ी का बना होता है, जिसको लड़का स्वयं बनाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को भी। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बस्तर का घोटुल। ठीक। ये जो है रात्रिकालीन क्लब है, इसमें 6 से लगभग 12-13 साल तक के जो बच्चे हैं उसमें जो है भाग लेते हैं, ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद याद रखेंगे, नारायणपुर का जो नर नारायण मेला है, नारायणपुर का नर नारायण मेला है, बंग बंधुओं का अनोखा आयोजन है। ठीक है। नर नारायण का मेला बहुत बड़ा मेला होता है, नर नारायण का। ठीक है। ये बंग बंधुओं का एक अनोखा आयोजन होता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, इसको बंग बंधुओं के द्वारा, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बंग बंधुओं के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। दंडकारण्य जो है प्राकृतिक दृश्य के कारण छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहलाता है। आप जाएंगे विंता घाटी वगैरह को देखेंगे तो है ना, तीरथगढ़ जलप्रपात देखेंगे, आपका चित्रकूट जलप्रपात देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि छत्तीसगढ़ का स्वर्ग क्यों कहा जाता है बस्तर को। ठीक है। इसके अलावा ठीक है, और कुछ बातें जो है आप याद रख सकते हैं। ठीक है। और फैक्ट वाले जो पोर्शन है उसमें और पढ़ेंगे। देखो, इसको आपको समरी के रूप में यहाँ मैं डायग्राम बना दिया हूँ आपके लिए। तो छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक आकर्षण है। छत्तीसगढ़ का स्वर्ग क्या कहलाता है, दंडकारण्य, है ना, इस याद रखते हैं। ऐतिहासिक महत्व है, रामायण महाभारत काल का छत्तीसगढ़ का नाम का ऐतिहासिक महत्व है। सांस्कृतिक स्थल की बात करें तो जो रतनपुर है और जो आरंग है, ठीक है, आरंग और रतनपुर वाले एरिया को आप याद रखेंगे। ठीक है। इसका सांस्कृतिक महत्व है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंदिरें वगैरह आपको यहीं देखने को मिलेगा। शैक्षणिक संस्थान है बहुत सारे, लेकिन हमारा जो खैरागढ़ का जो संगीत विश्वविद्यालय है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्राकृतिक सुंदरता है, जो मेन पार्ट है वो छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है। कृषि केंद्र की बात करें तो जो टमाटर की नगरी लुड़ेंग है, ठीक है, उसको टमाटर की नगरी के नाम से अपन जानते हैं। तो कृषि की एक मुहर उपलब्धि है, समझो कि टमाटर का उत्पादन ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। ठीक है। पुष्प की विविधता है, फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं लोरो घाटी को। भौगोलिक विशेषता की बात करें तो केसका घाटी में जो खतरनाक मोड़ है ना, जो 12 खतरनाक मोड़ है, उसको एक अलग प्रकार की विशेषता है। सांस्कृतिक उत्सव है बस्तर का लंबा दशहरा। आदिवासी परंपरा है बस्तर का घोटुल। ठीक है। सामुदायिक कार्यक्रम होता है पंखाजूर, या बोल सकते हैं नर नारायण, जो नारायणपुर का नर नारायण का जो मेला लगता है, जिसको बंग बंधुओं के द्वारा आयोजित किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें जो है अभी तक आपको समझ आई होगी। ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा।
थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे, चीज़ों को समझने का कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब अध्याय 2 की बात करते हैं, भूगर्भिक संरचना। यहाँ से जो है एक्चुअल में भूगोल चालू होता है। अभी तक तो जो बात कर रहे थे वो सामान्य परिचय, जिसको आप हर एक किताब में पढ़ेंगे, ठीक है। अब भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है। प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब है ऐसा स्थल जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। तो भारत का ये वाला स्थल आप देखेंगे इस प्रकार से बना है भारत, और इसी में हमारा छत्तीसगढ़ थोड़ा सा ऊपर में ऐसे। तो जो छत्तीसगढ़ है ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ठीक है, जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड आप पढ़े होंगे जब हिमालय की उत्पत्ति जब पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब है प्रायद्वीपीय एक ऐसा स्थल होता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है। तो छत्तीसगढ़ भी प्रायद्वीपीय भारत का एक हिस्सा है जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, तो प्राचीन गोंडवाना या प्रायद्वीपीय भारत, आप जैसे दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है ना उसका उत्तर और दक्षिणी भाग जो है आर्कियन समूह का विस्तार है। आर्कियन जो पत्थर होते हैं, आर्कियन जो स्थल होते हैं, तो विस्तार आपको देखने को मिलेगा उत्तर एवं दक्षिणी भाग में, ठीक है। प्रदेश में निम्नांकित शैल समूह पाए जाते हैं। कौन कौन से शैल समूह पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा देखो आर्ध महाकल्पी शैल समूह या इसी को आर्कियन बोलते हैं। आर्कियन के बाद याद रखेंगे धारवाड़, धारवाड़ के बाद याद रखेंगे कड़प्पा, कड़प्पा के बाद याद रखेंगे गोंडवाना, और गोंडवाना के बाद लमेटा, और लमेटा के मतलब लेटराइट एल्यूवियम, ठीक है, ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। अब धारवाड़ जब आर्कियन का अपर्दन होगा, है ना, इसमें टूट फूट होगा तो बनेगा धारवाड़, धारवाड़ के अपर्दन से बनेगा आपका कड़प्पा। गोंडवाना इसमें जीवाश्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है, मतलब जीवों का अंश पाया जाता है जिससे कोयला मिलता है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये जो है जीवाश्म रहित होते हैं, ये जो है क्या है, जीवाश्म रहित होते हैं, जीवाश्म रहित होते हैं, ध्यान रखेंगे, जीवाश्म रहित होते हैं। जो धारवाड़ है और जो आर्कियन शैल समूह इसको बनने में ना करोड़ों वर्ष लगते हैं, लगभग 300 400 500 करोड़ वर्ष इसको लगते हैं। और इतना ये जो है क्या बोल सकते हैं, जो तापमान का जो है तापमान सह रहते हैं, ठीक है, मतलब बहुत तापमान के बाद, है ना। और इसमें लगातार अब 300-400 करोड़ वर्ष कहने का मतलब है कि लगातार इसमें तापमान के कारण, वर्षा के कारण, है ना, ये पूरी तरह से दब गया है, और दबने के कारण इसका जो निर्माण हुआ है, और ये इसमें अब जीवाश्म नहीं बचा है, ठीक है। तो याद रखिए ये बहुत कठोर हो चुका है। तो ऐसे शैल समूह को क्या बोलते हैं? आर्कियन, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे लमेटा डक्कन ट्रैप, ठीक है, डक्कन ट्रैप और लेटराइट एलुवियम, ठीक है। तो याद रखेंगे गोंडवाना जो शैल समूह होता है वो जीवाश्म युक्त होता है, और जो धारवाड़ है, आर्कियन है, कड़प्पा है, ये जीवाश्म रहित होता है, ठीक है। यहाँ नाम लिखा हुआ है। आर्कियन शैल समूह सबसे पुरानी चट्टानी संरचना है, ठीक है, और कड़प्पा छठी चट्टानों का क्षेत्र है। लमेटा डक्कन, है ना, ज्वालामुखी चट्टाने हैं, डक्कन जो ट्रैप है, ठीक है। धारवाड़ खनिज संसाधनों से समृद्ध होता है। गोंडवाना कोयला यहाँ मिलता है आपको, और लेटराइट कृषि के लिए उपयुक्त है, ठीक है, याद रखेंगे। तो अब यहाँ लेटराइट और जलोढ़ का बात किया जा रहा है ना, तो कृषि के लिए उपयोग क्या हो गया? जलोढ़, ठीक है। चलिए अब इसको बहुत डिटेल से समझते हैं। आर्कियन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वाधिक प्राचीन, सबसे प्राचीन, जो बहुत दिनों तक जो है तापमान को झेला है, ठीक है, वर्षा को झेला है, सभी प्रकार के जो प्राकृतिक घटना है उसको झेला है, और एकदम जम गए हैं, जमने के बाद बहुत ज़्यादा कठोर हो गया है, तो इसको बोलते हैं आर्कियन। इसे पृथ्वी की प्राचीनतम शैल समूह मानते हैं, आर्कियन समूह कहलाता है। इसके अंतर्गत अवर्गीकृत क्रिस्टलीनाइज ग्रेनाइट धारवाड़ समूह की चिल्फी घाटी सीरीज, याद रखेंगे, चिल्फी घाटी सीरीज की अवसादी चट्टानों को सम्मिलित किया जाता है। चिल्फी घाटी सीरीज के अवसादी चट्टानों, ठीक है। अवसादी चट्टान कहने का मतलब परत दर परत जो चट्टानें जो होती है उसको अवसादी चट्टान कहते हैं। महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि में, सीमांत उच्च भूमि का महानदी घाटी, जैसे अगर आप महानदी के आसपास का जो क्षेत्र देखेंगे, जैसे इधर मैका श्रेणी, इधर आपका शिशुपाल पर्वत, इधर दल्ली राजरा वाला, तो इधर बेलाडील, इधर अब जो है क्या बोल सकते हैं, जो बलौदा बाजार एरिया का जो पहाड़ी एरिया है, ठीक है। तो जो है महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि में शैल समूह का, जो आर्कियन शैल समूह का विस्तार जो है ज़्यादा है, मतलब जहाँ पहाड़ पर्वत है, जो कठोर जो एरिया है, वहाँ जो है आर्कियन शैल समूह का विस्तार है। डोंगरगढ़ के देखो, अब याद रखेंगे दंडकारण्य, दंडकारण्य मतलब जो दक्षिण वाला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ बात करें ऐसे,
से। तो ये जो जो क्षेत्र है, तो दंडकारण्य का अधिकांश भाग इसी चट्टानों से निर्मित है। दंडकारण्य का अधिकांश भाग इसी चट्टानों से निर्मित है, मतलब आर्कियन चट्टानों से। और ये अंतर्वेदी चट्टानें हैं। अंतर्वेदी चट्टानें कहने का मतलब है जो बहुत दिनों से तापमान सह रहा है, ऐसा चट्टान, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक सारी घटनाओं का प्रभाव पड़ चुका है, अब एकदम कठोर हो चुका है, तो बोलते हैं अंतर्वेदी। डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। इसको एग्जाम में पूछा गया था, डोंगरगढ़ के आसपास किस कलर की या कौन से रंग की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, तो गुलाबी रंग की, ध्यान रखेंगे। आर्कियन सेल समूह में लौह अयस्क की मात्रा विद्यमान है, जो ग्रेनाइट के रूप में कहीं कहीं मिलती है, ध्यान रखेंगे। आर्कियन में आपको लौह अयस्क पूरी तरह से नहीं मिलेगा, मिलेगा कहाँ मिलेगा, वो धारवाड़ में, ठीक है। आर्कियन के अपवर्तन से धारवाड़ बनता है और धारवाड़ में मिलता है लौह अयस्क। लेकिन अभी भी जो आर्कियन है उसमें लौह अयस्क की मात्रा विद्यमान है, जो किस रूप में हमको मिलता है, कहीं कहीं ग्रेनाइट के रूप में मिलता है, ध्यान रखेंगे। ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं उर्देना, लामी दरहा के चारों ओर और सारंगगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में फैली हुई, ध्यान रखेंगे। इसको पूछा जा सकता है, सारंगगढ़ वाला एरिया को याद रखेंगे, उर्देना और लामी दरहा को याद रखेंगे। इसी के आसपास जो है ग्रेनाइट चट्टानें मिलेगा। अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है, कौन सा अभ्रक, श्वेत अभ्रक, सफेद अभ्रक टापू, गुठुरमिया और खरहा डोलिंग के आसपास ये मिलता है। ये नाम याद रखेंगे, कौन कौन सा, श्वेत में याद रखेंगे, श्वेत अभ्रक में टापू, गुठुरमिया, खरहा डोलिंग के आसपास। कोरबा शहर के कुछ दूरी पर दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में नीस और शिष्ट चट्टानें मिलती हैं, है ना। नीस की 2 पट्टियां पाई जाती है कोरबा के क्षेत्र में। चिल्फी घाटी में पुरानी नीस सेल, जो पहाड़ी जो भाग है उसमें भी ये जो है सेल समूह उपस्थित है, नीस सेल। और दूसरा है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रायगढ़ और कोरबा घाटी में भी नीस सेलें दिखाई पड़ती है, ठीक है। दंडकारण्य का लगभग 75% भूभाग आर्द्र ग्रेनाइट आर्द्र सेलों से निर्मित है, याद रखेंगे। ये अंतर्वेदी चट्टानें हैं जो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेस्पार, अभ्रक और हार्ड ब्लेड से बनी है, याद रखेंगे, ठीक है। ये कठोर पत्थर पर मिलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं धारवाड़ सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉ अयस्क यही मिलेगा आपको। ये सेलें आर्कियंस के ऊपर फैली हुई, आपको बताया कि आर्कियंस जब टूटता फूटता है तो वो बनता है धारवाड़, धारवाड़ के टूटन फूटन से बनेगा आपका कड़प्पा। तो ये जाहिर सी बात है किसके ऊपर रहेगा, आर्कियंस के ऊपर, है ना। आर्कियंस के नीस और शिष्ट के अपवर्तन से ये निर्मित होता है, अभी बताया। सोना खान की पहाड़ियों में विकसित चट्टानों का समूह है, सोना खान की पहाड़ियों में जो है धारवाड़ का ही समूह है, जिसे एच स्मिथ ने 1899 में सोना खान संस्तरण कहा, सोना खान सीरीज कहा। यह चिल्फी घाट और साकोली श्रेणी के समान है, जैसे चिल्फी घाट जो है परत दर परत है ना, वहां लॉ अयस्क मिलता है, ठीक है, उसी के समान है ये भी। मृदु चिकनी काली मिट्टी की स्लेट, जिसमें कहीं कहीं क्वार्टजाइट की सिराएं हैं, झारा मक्का और साकरी टोला के आसपास मिलता है, याद रखेंगे। मृदु चिकनी मिट्टी है ना, मृदु चिकनी काली मिट्टी की स्लेट कहाँ मिलती है, जहाँ क्वार्टजाइट के क्या है, सिराएं हैं, वो मिलता है आपको झारा मक्का और साकरी टोला के आसपास, ठीक है। दल्ली राजहरा क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें हेमेटाइट क्वार्टजाइट, जहां लोहा मिलेगा वहां क्वार्टजाइट, हेमेटाइट क्वार्टजाइट अत्यधिक कठोर और कड़ी चट्टानें हैं जो गहरी काली लौहमय हल्की सिलिका धातु की परतों से बनी है, ठीक है। अब जो दल्ली राजहरा वाला क्षेत्र है ना, 2 श्रेणी में इसको बांटा जाता है ना, एक है 2 भागों में बांटा जाता है, एक नांदगांव श्रेणी और दूसरा है खैरागढ़ श्रेणी। तो जो खैरागढ़ श्रेणी है ना, इसके जो चट्टानें हैं 60 करोड़ वर्ष पूर्व या कडप्पा के पूर्व की जो चट्टानें हैं, और जो नांदगांव जो श्रेणी है ना, वो कडप्पा के बाद की चट्टानें, कडप्पा जहाँ चूना पत्थर मिलता है उसके बाद की ये चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम को लगभग 250 करोड़ वर्ष पूर्व का माना जाता है, कितने वर्ष का, 250 करोड़ वर्ष पूर्व का। अब इससे पुराना कौन है, आर्कियन, लगभग 600-700 करोड़ वर्ष का पूर्व का, ठीक है। सोना खान संस्तर की चट्टानें डाइक के रूप में मिलती है, इसको भी पूछा गया है, सोना खान संस्तर की चट्टानें किस रूप में मिलती है, तो डाइक के रूप में मिलती है, और किस रंग की होती है, तो गुलाबी रंग की होती है, ध्यान रखेंगे। चट्टानें या सेल चूना पत्थर महानदी के मैदान में चंद्रपुर संस्तर के काप मिट्टी अलग करती है। देखो जो पत्थर होता है, जो चट्टानें हैं और जो चूना पत्थर है ना, जो धारवाड़ चट्टानें हैं, जो चूना पत्थर है, वो महानदी मैदान का, जो महानदी का मैदान है हमारा रायपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग वाला एरिया, तो महानदी के मैदान में जो चंद्रपुर है ना, जो जहाँ चंद्रहासी माता का मंदिर है,
वहां से काप मिट्टी अलग करती, काप मतलब जो नदी की जो मिट्टियां हैं, है ना, काप मिट्टी जो दलदली मिट्टी है वो अलग करती, किसको, चूना पत्थर वाला एरिया और जो चट्टाने हैं धारवाड़ का उसको। ठीक है। महानदी घाटी में रायपुर सीरीज की चट्टानों की मोटाई याद रखें, महानदी घाटी में जो रायपुर जो सीरीज है, जो रायपुर वाला एरिया है जहां चट्टाने पाई जाती है, वहां की मोटाई कितनी है, 609.6 मीटर है। बिलासपुर के चिल्फी या कोरबा बिलासपुर के चिल्फी घाट में धारवाड़ युगीन शैलें पाई जाती है। ठीक है। जो कवर्धा वाला एरिया है, कवर्धा कोरबा बिलासपुर, है ना, इसीलिए आप कवर्धा में देखेंगे वहां आपको क्या मिलता है, लोहा मिलता है। ठीक है। एलिकलामा चिलिकलामा पढ़े होंगे कवर्धा का, है ना, वहां मिलता है आपको लोहा उसका। ठीक है। रतनपुर के चारों ओर क्वार्ट्ज शिष्ट चट्टाने पाई जाती है। ठीक है। दंड कार्य में परिवर्तित परतदार चट्टाने हैं। ठीक है। और जहां वलन पाया जाता है, वलन कहने का मतलब होता है जब दबाव पड़ता है, तो दबाव पड़ने के कारण जो है पत्थर जो है मुड़ जाती है, उसको बोलते हैं वलन। जैसे हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है, पढ़ते होंगे, तो दबाव पड़ा, दबाव पड़ने के कारण जो है उसमें मोड़ बन गया। ठीक है, उसको बोलते हैं वलन। तो दंड कार्य में परिवर्तित जो परतदार चट्टाने हैं वो क्या है, जहां वलन पाया जाता है, आपको मोड़ देखने को मिलता है। ठीक है, मुड़ा हुआ हिस्सा देखने को मिलता है। दंडकारण्य में बेंगपाल श्रेणी तथा बैलाडेरी श्रेणी में विभक्त है। जो दंडकारण्य का जो पठार है, बोल सकते हैं जो दंडकारण्य वाला जो क्षेत्र है वो बेंगपाल श्रेणी और बैलाडीला के श्रेणी में विभक्त है। यहाँ से क्या मिलता है आपको, लॉयस का मिलता है। तो जो बेंगपाल श्रेणी में शिस्ट, स्लेट, बलुआ पत्थर, क्वार्जाइट सेलें पाई जाती है, मतलब यहाँ शिस्ट मिलते हैं, स्लेट मिलता है, बलुआ पत्थर, क्वार्जाइट सेलें पाई जाती है। बैलाडीला में क्या क्या मिलेगा, हेमेटाइट सबसे ज्यादा लॉयस्क। ठीक है। क्वार्जाइट, लॉयस्क, हेमेटाइट, क्लोराइट, हेमेटाइट, मुनराइट, लौ युक्त संगुटिकाएं तथा क्वार्जाइट आदि शैलें पाई जाती है। ठीक है। दो श्रेणी में याद रखेंगे, बेंगपाल श्रेणी और दंडकारण्य श्रेणी। आपको पूछा जा सकता है बेंगपाल श्रेणी किसका हिस्सा है, ठीक है, या किसका भाग है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम जो है बैलाडीला श्रेणी सामान्यता पढ़ते हैं। ठीक, चलिए इसको मैं समरी के रूप में आपके लिए बना दिया हूँ। जैसे सोनाखान संस्था, सोनाखान की पहाड़ियों में विकसित चट्टानों का समूह है जिसे एच.एफ. स्मिथ ने 1899 में सोनाखान संस्था नाम दिया। नांदगांव श्रेणी कडप्पा की बात की शैली है। चिल्फी घाट शैली बिलासपुर के चिल्फी घाट की धारवाड़ युगीन शैली पाई जाती है। मृदु चिकनी काली मिट्टी की स्लेट, मृदु चिकनी मिट्टी काली मिट्टी की है जिसमें कहीं कहीं क्वार्जाइट की सिराएं हैं। झारा मक्कर और सागरी टोला के आसपास मिलता है। सोनाखान संस्था में चट्टाने डाइक के रूप में मिलती है जिसके रंग गुलाबी है। क्वार्जाइट शिस्ट रतनपुर के चारों ओर। ठीक है। दल्दी राजरा के क्षेत्र में पाए जाने वाले हेमेटाइट अत्यधिक कठोर है। जो कड़ी चट्टाने हैं गहरी काली लौहमय हल्की सिलिका धातु से परतों से बनी हुई है, अभी आपको बताया। ठीक है। चूना पत्थर कहाँ अलग होता है, महानदी के जो चंद्रपुर जो श्रेणी है संस्तर है वहां से काप मिट्टी अलग करती है। जो पत्थर है और चूना पत्थर है ना, जो धारवाड़ के जो पत्थर है और चूना पत्थर, उसको परिवर्तित परतदार चट्टाने हैं। दंड कार्य में परिवर्तित परतदार चट्टाने हैं जहां वलन पाया जाता है। ठीक है। खैरागढ़ श्रेणी जो है यहाँ की चट्टाने जो कडप्पा के 60 करोड़ वर्ष पूर्व की चट्टाने, खैरागढ़ श्रेणी की जो चट्टाने हैं। रायपुर सीरीज की चट्टाने, महानदी में रायपुर सीरीज की चट्टानों जिसकी मोटाई कितना है, 609.6 मीटर है। बेंगपाल श्रेणी, ठीक है, जहाँ शिष्ट, स्लेट, बलुआ पत्थर तथा क्वार्जाइट की शैलें पाई जाती है। यहाँ आपका शैल समूह लिखा हुआ है। सोनाखान संस्था चिल्फी घाटी साकोली को याद रखेंगे। सोनाखान संस्था के अंतर्गत दल्दी राजरा के अंतर्गत नांदगांव श्रेणी और खैरागढ़ श्रेणी को याद रखेंगे। महानदी घाटी के अंतर्गत आप रायपुर सीरीज, चंद्रपुर श्रेणी को याद रखेंगे। दंड कार्य अंतर्गत आप याद रखेंगे बेंगपाल सीरीज और बैलाडीला सीरीज। कितना याद रखेंगे, ठीक है, कौन कौन सा, सोनाखान, दल्दी राजहरा, महानदी घाटी, दंड कार्य। ठीक, रावाघाट और आरी डोंगरी, कांकेर आप जानते हैं, रावाघाट आरी डोंगरी में धारवाड़ क्रम की चट्टान है, इसीलिए यहाँ से आपको क्या मिलता है, लॉयस का मिलता है। जो आप जानते हैं रावाघाट से किसको सप्लाई किया जाता है, दल्ली राजरा, रावाघाट, ये सबसे आपका बीएसपी को सप्लाई किया जाता था लॉयस। ठीक है। कडप्पा और विंध्यन शैल समूह की बात करें, ठीक है, इसके अंतर्गत संगूठी कास्म, क्वार्जाइट और बलुआ पत्थर आते हैं। ठीक है, क्या क्या आता है कडप्पा के अंतर्गत, संगूठी कास्म, ग्रीट, क्वार्जाइट और बलुआ पत्थर आते हैं। बलुआ पत्थर को कडप्पा शैल समूह का आधारित संस्तर मानते हैं, इसी से बनता है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर जो आधार है कडप्पा शैल समूह का। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। ये शैल समूह का विस्तार कहाँ कहाँ है, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और महानदी घाटी में कडप्पा की चट्टानें पाई जाती है। बलुआ पत्थर जो है बैगनी रंग का होता है। आप देखे होंगे जो चूना पत्थर निकलता है ना, हल्का गुलाबी रंग का आपको दिखता है, तो बैगनी, हल्का गुलाबी बैगनी, ठीक है, बैगनी रंग की होती है। इसके ऊपर उत्तम नरम चट्टानें पाई जाती है, उत्तम नरम चट्टानें पाई जाती है। बैगनी रंग को याद रखेंगे। ठीक है।
बलुआ पत्थर किस रंग का होता है, इसको भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो ये है बैगनी रंग की। इसके ऊपर उत्तम नरम चट्टानें मिलती हैं। कारूटोल के निकट घोड़े की नाल के आकार की पर्वत श्रेणी पर जो है कडप्पा शैल समूह फैला हुआ है। अब कारूटोल कहाँ है? कारूटोल अगर आप मैप में सर्च करेंगे ना, आपको दिखाएगा नारायणपुर। ठीक है, मैं मैप में सर्च करके देखा इसको, कारूटोल कहाँ है करको, तो ये दिखाता है आपको मोस्ट नक्सली एरिया करके आपको दिखाएगा कारूटोल जो है नारायणपुर में करके। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन तो मेरे को वही दिखा और पुस्तक में केवल कारूटोल लिखा हुआ है। तो कारूटोल के निकट जो है घोड़े की नाल की आकार की पर्वत श्रेणी पर फैला हुई है, ऐसा फैली हुई है, ऐसा लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे कारूटोल मेरे को मिला नारायणपुर में, तो नारायणपुर आप एरिया याद रख सकते हैं। अगर कहीं और लोकेशन आपको मिलता है तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है इसका। ठीक है, तो यहाँ यार आपको पूछा जा सकता है घोड़े की नाल के आकार की पर्वत श्रेणी है ना, या घोड़े के नाल के आकार के जो बलुआ पत्थर या धारवाड़ क्रम की चट्टान है जो घोड़े के नाल के रूप में व्यवस्थित है वो कहाँ है, ऐसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, रायपुर सीरीज का चूना पत्थर निम्न विंध्यन युगीन माना जाता है। ठीक है, रायपुर सीरीज का चूना पत्थर निम्न विंध्यन युगीन का माना जाता है। संगुटी काज में रायगढ़ जिले के क्वार्जाइट स्लेट और सैल से मिलकर बनी है। उत्तम दानेदार उत्तम दानेदार पत्थर चंद्रपुर बलुआ पत्थर कहलाता है। ठीक है, अच्छे किस्म का दानेदार जो पत्थर है वो कहाँ का बलुआ पत्थर कहलाता है, तो चंद्रपुर का बलुआ पत्थर, जो मान नदी के दाहिने तट पर श्रृंखलाबद्ध रूप में फैली हुई है। ठीक है, क्वार्जाइट चंवा ढाल की पहाड़ी में रायगढ़ वाला एरिया, कबरा पहाड़ अरसिया के दक्षिण पूर्व कुटक पर दिखाई देती है। प्रदेश के मध्य में जो मतलब छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, तो प्रदेश के मध्य में पंखाकार दृश्यांक पर छत्तीसगढ़ का मैदान निर्मित हुआ है, आप जानते हैं। बाकी चारों जो चट्टाने हैं। ठीक है, निचली चंद्रपुर सीरीज और ऊपरी रायपुर सीरीज। चंद्रपुर सीरीज आद्य शैल समूह के ऊपर विषम विन्यास में है, याद रखें कहाँ क्या लिखा है, चंद्रपुर सीरीज आद्य शैल समूह के ऊपर विषम विन्यास में है। रायपुर सीरीज अधिक मोटी है। ठीक है, चंद्रपुर सीरीज रायपुर सीरीज के कंपेयर में जो ज्यादा मोटी नहीं है और अलग अलग विषम विन्यास में मतलब अलग अलग फैला हुआ है ना, आपको दूर दूर तक अब ये दिखाई पड़ेगा। आद्य शैल समूह के ऊपर विषम विन्यास में है। और जो रायपुर जो सीरीज है अधिक मोटी, याद रखेंगे, और इसमें चूना पत्थर मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो चंद्रपुर सीरीज है उसमें भी चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, और जो रायपुर सीरीज है इसमें भी चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर की जो संस्तर है, जो परत है, वो कहीं कहीं 650 मीटर मोटी है। चूना पत्थर जो मिलता है वो सीमेंट ग्रेड का मिलता है। इसी कारण जो है रायपुर बलौदा बाजार और जो चंद्रपुर जो एरिया है वहां क्या मिलेगा, आपको सीमेंट कारखाना देखने को मिलेगा। अब इसको दो भाग में बांटते हैं, ऊपरी कडप्पा और निम्न विंध्यन। ऊपरी कडप्पा के अंतर्गत रायगढ़ जिले के चूना पत्थर क्षेत्र आते हैं। महानदी के दोनों ओर सारंगगढ़ और रायगढ़ के मैदानों में चट्टानें फैली हुई है, ऊपरी कडप्पा की चट्टानें। निम्न विंध्यन रायगढ़ नगर के आसपास ग्रेनाइट तथा नाइस पर निम्न विंध्यन चट्टानें स्थित है। इसका रंग बैंगनी तथा हरा होता है। याद रखेंगे निम्न विंध्यन क्या होता है, बैंगनी और हरा होता है। महादेव पाली के समीप 30 मील लंबी तथा 9 मील चौड़ी सीरीज है। ये महादेव पाली के पास जो निम्न विंध्यन श्रेणी है इसकी लंबाई चौड़ाई कितने हैं, 30 मील लंबी और 9 मील चौड़ी है। सागौना के आसपास कांग्लोमरेट रेत पत्थर स्लेट सेल तथा चूना पत्थर मिलता है। शक्ति तहसील में निचली कडप्पा सीरीज की चट्टानें पाई जाती है। ऊपरी कडप्पा और निचली कडप्पा, तो देखो ये निम्न विंध्यन है और शक्ति तहसील में आपको निचली कडप्पा की चट्टानें कहाँ मिलती है ये पूछा जा सकता है, तो शक्ति तहसील शक्ति जिला। ठीक है, अब देखो ये जो है समरी के रूप में लिखा हुआ है, रायपुर सीरीज चूना पत्थर शैल समूह से बनी है। ठीक है, कडप्पा चट्टानें आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर। चंद्रपुर सीरीज आद्य शैल समूह। ऊपरी कडप्पा रायगढ़ जिला। निम्न रायगढ़ के पास ग्रेनाइट और जो है शक्ति जो जिला है वहां निम्न कडप्पा की चट्टानें, याद रखेंगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं। गोंडवाना शैल समूह, कोयला मिलता है यहाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोयला। ठीक है, गोंडवाना शैल क्रम की नदी घाटियों में पाई जाती है, हमेशा नदी घाटी के आसपास मिलेगा। जीवाश्म मिलता है यहाँ। ठीक है, दो भागों में विभक्त किया जाता है, निचली गोंडवाना और ऊपरी गोंडवाना। ठीक है, ये दोनों निचली लिखे है, ऊपरी गोंडवाना होगा। हसदो केलो मांड घाटियों के गोंडवाना समूह के बराकर सीरीज के दृश्यांक पाए जाते हैं। इस सीरीज में बलुआ पत्थर तथा शैल संस्तरों के बीच बीच में कोयला की परतें पाई जाती है, जिसका आर्थिक महत्व अधिक होता है। आप जानते हैं बलुआ पत्थर शैल समूह के बीच में जो है कोयला की परतें पाई जाती है। यह शैल जो गोंडवाना शैल है
तालचेर और बराकर क्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। जो गोंडवाना शैल समूह है किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो तालचेर समूह और बराकर समूह। बिलासपुर के उत्तर पूर्वी भाग से लेकर ये चट्टानें रायगढ़ जिले के दक्षिण पूर्वी भाग तक फैली हुई है, ठीक है। बिलासपुर के उत्तर पूर्वी से लेकर ये रायगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग तक फैली हुई है। पेंड्रा पठार के दक्षिण में 6.4 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है दिखाई पड़ती है। ये चट्टानें सिंहवाहरा, अंजनी, पतारकोनी, गौरेला, अमरकंटक मार्ग पर स्थित है। जो गोंडवाना शैल समूह है उसमें जो निचली गोंडवाना है, ये चट्टानें प्री कैम्ब्रियन शैलों के ऊपर स्थित है। अब इसके अंतर्गत इसी निचली गोंडवाना को एक बार और एक्सप्लेन किया गया है। तालचेर, बराकर, कामठी समूह, ठीक है। रायगढ़ में रेगड़ा के दक्षिण में, बादपाली के 1.6 किलोमीटर पश्चिम में और देलारी भगोरा के समीप, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो याद रखेंगे, तालचेर और बराक्रम क्रम का प्रतिनिधित्व करती है आपको गोंडवाना शैल समूह, इसको याद रखेंगे। और ये कुछ नाम है सिंहवाहरा, अंजनी, पतारकोना और गौरेला अमरकंटक मार्ग, ठीक है। तो सिंहवाहरा, अंजनी या पतारकोनी, और एक है आपका बादपाली और दिलारी और भगोरा। यहाँ क्या मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलते हैं, मतलब कोयला मिलेगा यहाँ, यहाँ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद गोंडवाना शैल समूह का एक अपन जो है समरी देख लेते हैं। निचली गोंडवाना बराकर सीरीज के दृश्यांश है। ऊपरी गोंडवाना में तालचेर, बराकर और कामठी समूह आते हैं। स्थान बिलासपुर के रायगढ़ तक। इसको आप जो है, मैं यहाँ निचली गोंडवाना लिखा हुआ, इसको ऊपरी गोंडवाना आप कर लेंगे, ठीक है। पीछे जो सही लिखा हूँ मैं, ये ऊपरी गोंडवाना है, ठीक है। हो सकते हैं टाइप करते करते निचली गोंडवाना हो गया है ये, ठीक है। तो ऊपरी गोंडवाना में तालचेर, बराकर, कामठी समूह, 3 समूह को याद रख लेंगे। ये नीचे वाला, इसमें भी तालचेर, बराकर और कामठी समूह, ठीक। चलिए अब लमेटा या डक्कन ट्रैप जहां नाम आया जसपुर जिला आपको याद आना चाहिए, ठीक है। यह राजनांदगांव जिले की है ना, देखो ये लमेटा की बात करें ना, यह राजनांदगांव जिले के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। कहीं कहीं लमेटा समूह की अवसादी चट्टानें पाई जाती है। राजनांदगांव जिला में लमेटा के जो अवसादी चट्टानें वो पाई जाती है। जसपुर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलने वाली चट्टानें हैं डक्कन ट्रैप। जसपुर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलने वाली चट्टानें लेटराइट युक्त है। कैसे युक्त है, लेटराइट युक्त है, मतलब जहां मुरु मिट्टी मिलता है, लेटराइट युक्त है, ठीक है। जहां अगर हम बात करें तो अम्लीय मिट्टी होती है। यहाँ की मिट्टी कैसी मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी होती है, जो लारा पानी के आसपास मिलते हैं। ध्यान रखें, कहाँ के आसपास, लेटराइट युक्त की जो चट्टान है वो कहाँ मिलता है आपका, लारा पानी के आसपास। अमरकंटक पर्वत में 792 मीटर और 822 मीटर की ऊंचाई पर बोहिल के पश्चिम लमेटा दिखाई पड़ता है। तो याद रखेंगे, अमरकंटक पर्वत के 792 मीटर में और 822 मीटर की ऊंचाई पर बोहिल के पश्चिम में लमेटा दिखाई आपको देगा। ट्रैप चट्टानी है ना, जो डक्कन ट्रैप की जो चट्टानी है, औरा पानी के पश्चिम भाग में 800 मीटर की ऊंचे पठार में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर विस्तृत आपको मिलेगा। इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलेगा, औरा पानी के पश्चिम भाग में 800 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजनांदगांव में लमेटा समूह की अवसादी चट्टानी है। जसपुर जिले में लेटराइट युक्त चट्टाने हैं, लारा पानी के आसपास, ध्यान रखेंगे। अमरकंटक पर्वत 792 मीटर और 822 मीटर की ऊंचाई पर लमेटा दिखाई मिलेगा। औरा पानी के पश्चिम भाग में ट्रैप चट्टाने हैं, 800 मीटर की ऊंचाई ऊंचे पठार पर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ये विस्तृत है। एक आपका जो की पॉइंट है वहाँ हाईलाइट है, इसी को आपको याद रखना है, की पॉइंट को, ठीक है, आपको याद रखना है हमेशा। की पॉइंट जो लिखा हूँ मैं उसी को आप नोट्स में लिखेंगे, बाकी को केवल एक बार रीड करेंगे। उसके बाद लेटराइट एल्वियम, ये चट्टानें बालोद जिले में डक्कन ट्रैप के शिखर पर अनाच्छादन के रूप में पाया जाता है। बालोद जिले के आसपास भी मिलेगा लेटराइट चट्टानें, और खासकर ये जो चट्टानें जसपुर जिला में आपको देखने को मिलेगा लेटराइट चट्टानें। कहीं कहीं ल युक्त सेल इसी डायोराइट के ऊपर मिलता है। देखो बालोद जिला में जो लेटराइट चट्टानें आपको मिलेगा ना, उसमें ल युक्त चट्टानें भी आपको मिलेगा। किस रूप में मिलेगा, डायोराइट के ऊपर, डायोराइट के ऊपर ये देखने को मिलेगा। जसपुर क्षेत्र की चट्टानें बजरी है। देखो जो बालोद जो जिला है वहाँ जो लेटराइट चट्टानें हैं वो उसमें लौह युक्त है, ठीक है। और जो जसपुर क्षेत्र की जो चट्टानें बजरी, बलुआ पत्थर, लौह युक्त की शैल है। ये भी जो कदरमा, टूटा पानी है ना, पहाड़गढ़, गढ़ पहाड़, मड़वा पहाड़, जसपुर, हांडीकोना, दीहपुर, हजारोट, हेना तथा खोदा में मिलते हैं, ठीक है। ये जसपुर क्षेत्र का एरिया है, यहाँ याद रखेंगे।
आपको क्या मिलेगा यहाँ, बजरी, बलुआ पत्थर और लौह युक्त चट्टाने आपको देखने को मिलेगा। तो लेटराइट एल्यूवियम की जो चट्टाने वो कहाँ देखने को मिलेगा, आपको बालूद जिला में, और दूसरा है जसपुर क्षेत्र में। तो जसपुर क्षेत्र में कदरमा, टूटा पानी पहाड़, गढ़ पहाड़, मड़वा पहाड़, जसपुर, हांडीकोना, दीहपुर, हजारोट, हेना और खोदा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा छत्तीसगढ़ का भूगोल एल एन वर्मा की किताब से, जो हम अध्याय 1, जिसमें जो अध्याय 1 और अध्याय 2 का अध्ययन किए। इसके बाद जो है हम नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो बुक में लिखा है उसी को मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा, कुछ नया फैक्ट आपको मिला होगा, उसको अपने नोट्स में लिखिए। ठीक है, और अपने तैयारी को बेहतर बनाते हुए चलिए, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि अगर आप जो है छोटी छोटी चीज़ों को अगर अब स्किप करते हैं तो आप सिलेक्शन होने से अब बच जाएंगे। क्योंकि ऐसा है कि अब एक एक नंबर का मारामारी आप देख रहे होंगे, लगातार एग्जाम हो रहा है। 100 मार्क्स का जब से एग्जाम पैटर्न हुआ है तब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 100 मार्क्स में 85 मार्क्स आना, 90 मार्क्स आना अब कॉमन सा हो गया है। ठीक है, अगर आप पेपर देने जाते हैं और आपका 70-75 नंबर आता है तो आपको ऐसा लगेगा कि सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसलिए एक एक पॉइंट का वैल्यू, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।